आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलाभकारी संस्थान या गैर व्यापारिक संस्थाओं के एक मुख्य खाते के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। गैर व्यापारिक संस्था में मुख्यतः 3 खाते बनाए जाते हैं। 3 खाताओं में पहला खाता होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला खाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है जो ऑलरेडी जिसका प्रारूप या एक फॉर्मेट आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया गया है, जिसे हम अभी आगे और इस वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ने का काम करेंगे। ये कैसे बनाया गया या किस रूप में इसको बनाया जाता है। बाकी आप डियर व्यूअर्स इसको पहले आप देख लीजिए कि कैसे कैसे इसमें क्या लिखा गया है, फिर हम इसे एक एक नाम को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन उसको कर कर दिखला देंगे कि हाँ क्या क्या चीज कैसे कैसे लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। इससे पहले हम यह जान लें कि अलाभकारी संस्थान या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अलाभकारी संस्थान या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो संस्था में या फर्म में लाभ न कमाने के उद्देश्य के लिए कार्य करता है। इसका मुख्य 2 उद्देश्य होता है, लाभ न कमाना और सदस्यों की सेवा करना। सदस्यों की सेवा और लाभ न कमाने के लिए जो संस्था स्थापित की जाती है उसे ही गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः 3 खाते बनाए जाते हैं। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो पहला इसका खाता होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम जानते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वह अकाउंट है जो कैश से जुड़े या कैश आधारित खाताओं को या कैश आधारित लेन देनों का एक ब्यौरा या उनका एक सारांश होता है, जिसमें सभी कैश से जुड़े हुए लेन देन या कैश आधारित लेखों को ही लिखा जाता है। नॉन कैश आइटम या गैर रोकड़ मदे या जिनका कैश से लेन देन नहीं होता है उन मदों को इसमें लिखने का काम नहीं किया जाता है। यह उन्हीं मदों को अपने में लिखने का काम करता है जो कैश से जुड़े होते हैं। बिना कैश से जुड़े हुए मदे या कैश के अलावा मदे इनमें लिखने का काम नहीं किया जाता है। यह अलाभकारी संस्थान का एक मुख्य खाता वही होता है या प्रारंभिक खाता होता है जिसमें संस्था के द्वारा जितने भी कैश से जुड़े हुए या 1 वर्ष या 1 से अधिक वर्ष में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष के दौरान जितना भी इस साल का, अगले साल का, पिछले साल का, आने वाले साल का, जितना भी साल का वो सारा प्राप्ति हमको जो हो गया है वह सभी प्राप्ति और भुगतान इसमें दिखा दिया जाता है। ये आपको रिसिप्ट कॉलम होता है जो प्राप्ति का कॉलम होता है, जिसमें जितना प्रकार का प्राप्ति हुआ है 1 साल के लिए, 1 साल से अधिक के लिए सभी इसमें लिखने का काम किया जाता है। इसके अलावा जितना भी हम लोग भुगतान किए हैं, इस साल के लिए भुगतान किए हो, अगले साल के लिए भुगतान किए हो, वो सारा भुगतान उस साइड यानी कि कहने की बात है कि बाई साइड, इस बाई साइड में उस भुगतान को दिखा दिया जाता है। टू साइड रिसिप्ट साइड होता है जो प्राप्ति पक्ष को बताता है कि कितना हमें प्राप्ति हुआ है, और भुगतान पक्ष बाई साइड होता है जो पेमेंट को बतलाता है कि हमें कितना पेमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा इसके लिए कोई फिक्स टाइम या फिक्स पीरियड नहीं होता है कि कितने समय के लिए बनाया गया हो, लेकिन हाँ ड्यूरिंग द ईयर में जितना भी हमको प्राप्त हुआ है, कितना भी हम भुगतान किए, उन सभी का उल्लेख इसमें या उन सभी का एंट्री इसमें कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कि होता हुआ आखिर क्या है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह का समरी है कैश बुक के रूप में जो कैश आधारित या कैश से जुड़े हुए लेखों का ही लेन देन या उसको लिखने का काम करता है। इसलिए समरी ऑफ कैश बुक या रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड कैश रिलेटेड आइटम इट्स रिकॉर्ड्स। इसमें कैश और कैश से जुड़े हुए आइटम्स को ही लिखने का काम किया जाता है। कहने के बाद क्या है समरी ऑफ कैश बुक, कहने में इसमें क्या कहा गया है कि इसमें सिर्फ कैश हो, बैंक हो, उनसे जुड़े हुए मदे लिखी जाती है। नॉन कैश आइटम आउटस्टैंडिंग है और डेप्रिसिएशन है, कुछ और प्रपोज डिविडेंड हो गया, इन सभी जैसे आइटम यानी गैर नॉन कैश आइटम जो हो गया, गैर रोकड़ मदे हो गए या नॉन कैश आइटम्स हो गए, उनको इसमें लिखने का काम नहीं किया जाता है। अब बाकी देखते हैं इसमें हम लोग लिखते कैसे, इसकी शुरुआत कैसे किया जाता है। तो अब आपको हम देखिए कुछ एंट्री जो है उसको बताने के लिए हम रेफरेंस ऑलरेडी जो है उस चीज का हम लोग उपयोग कर दे रहे हैं। बाकी देख लेते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए कि स्टार्टिंग से क्या क्या चीज लिखना है इस चीज को। बाकी इस चीज को आप अपने बुक्स में अच्छे से देख के और आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन बुक अगर नहीं मिल रहा तो बुक में कहीं फॉर्मेट देख लीजिए, उस फॉर्मेट को देखकर आप इसको साथ में रखिएगा, तब दोनों को आपको समझने में इजी होगा। तो बुक के साथ में फॉर्मेट को अच्छा से बुक में फॉर्मेट में देखिए, फिर इसको आप हेल्प लीजिए। ये आपके हेल्प के लिए बस बनाया गया है। देखिए इसमें क्या क्या आपको कुछ चेंजिंग करना होगा, क्वेश्चन बनाने में कहां तक ये हेल्प करेगा। जैसे पहले इसका हेडिंग लिखना होगा आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, क्या लिखना होगा हेडिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लिखने के बाद यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, जहां पे जिस भी संस्था या क्लब का आप बना रहे होते हैं उस संस्था या क्लब का आपको नाम यहाँ पर लिख देना है। मतलब कहने की बात है पार्टी नेम, मान लो हम पटना क्लब का बना रहे हैं, महावीर क्लब का बना रहे हैं, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे पटना क्लब या महावीर क्लब। इसके अलावा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का बना रहे हैं, 19 का बना रहे हैं, 18 का बना रहे हैं, जिस भी ईयर का बना रहे हैं वो ईयर यहाँ पर आपको शो कर देना है। ठीक, अगर में भी आप 1997 का बना रहे होंगे तो यहाँ पे 1997 यानी टोटल ईयर का लिख देंगे। इसका क्लोजिंग 31 मार्च भी कर सकते हैं, 31 दिसंबर भी कर सकते हैं, वो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर उस चीज को फॉलो यहाँ पर कर दिया गया है। अब बाकी इसमें देखिए कि और आपको काम क्या क्या चीज किया जाता है।
तो नॉर्मली इसको हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, अगर बिजनेस हमारा पहले से ऑपरेट हो चुका होगा तो इसका स्टार्ट कैश और कैश बैंक यानी इन दोनों में से किसी एक आइटम से होगा, यानी या तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ये दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन आज ही बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, बिजनेस को अगर आज स्टार्ट किया जा रहा है तो ये दोनों आइटम इनका होने का कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं होगा। आपकी शुरुआत सब्सक्रिप्शन होगा, क्योंकि वो वैसी संस्था है जो लाभ कमाने के लिए उद्देश्य के लिए काम तो करती नहीं है, या बिना लाभ कमाने के लिए काम करती है। तो इसलिए इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसी कंट्रीब्यूशन को सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। जो उसका इनकम का पार्ट होता है, उसी इनकम से बिजनेस या इस क्लब को या संस्था को ऑपरेट किया जाता है, जो लोगों की सेवा करने का काम करता है। इसमें सब्सक्रिप्शन भी है, आपको अलग अलग ईयर्स के लिए मिल सकता है। मान लीजिए हम लोग अभी यहाँ पर लिख देते हैं, एक ईयर बस लेकर चल रहे होते हैं, अगर ये 2019 के लिए बना रहे हैं, हमको 18 का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो वो 18 का सब्सक्रिप्शन हो, 19 का सब्सक्रिप्शन हो, 20 का सब्सक्रिप्शन, तीनों का, यानी इस साल का, पिछले साल का, आने वाले साल का, तीनों का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। यानी कोई व्यक्ति पहले नहीं दिया, वो अब दिया, इस साल का दिया, आने वाले साल का अभी से एडवांस दे दिया, वो तीनों आपको जोड़कर यहाँ पर लिख देना है। चाहेंगे उसको आप अंदर में अलग अलग भी शो कर सकते हैं, वो नेक्स्ट टाइम में इसको और हम अच्छा से डिटेल करेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि जो भी सब्सक्रिप्शन मिल रहा होता है उस सभी सब्सक्रिप्शन को जोड़कर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा पर मेंबर एंट्री फी देता है। एंट्री फी जस्ट लाइक एक तरह का एडमिशन फी होता है या एंट्री करता है, यानी वो संस्था या क्लब में आ रहा होता है तो उसके एंट्री के लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, उसी चार्जेस को एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, इन सभी नामों से जाना जाता है। जो वन टाइम पेमेंट के रूप में होता है उसको भी आपको यहाँ पर लिख देना होता है। इसके बाद संस्था का जो भी इनकम मिल रहा हो या जो भी रिसिप्ट हो रहा है, किसी तरह से रिसिप्ट हो रहा होगा, चाहे वो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के रूप में रिसिप्ट हो रहा हो, चाहे लॉकर रेंट हो या सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो, रिसिप्ट फ्रॉम शोरूम हो या रिसिप्ट फ्रॉम कोई तरह का शो है, क्रिकेट ग्राउंड है, सेल ऑफ टिकट हो गया, कुछ भी चीज से हमको रिसिप्ट हो रहा होगा, एनी रिसिप्ट, उस चीज को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसी तरह का जितना भी आपको कैपिटलाइज रिसिप्ट हो रहा होगा उस चीज को आपको अलग लिखने का काम करना है। कहने की बात क्या, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये आइटम जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, ये आपको है रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये आइटम कितना हो गए, इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कहने की बात बोला जाए हिंदी में आयगत प्राप्ति। आयगत प्राप्ति यानी जो बार बार प्राप्त हो सकता है उसे आयगत प्राप्ति या रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। और यहाँ से जो आइटम दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं कैपिटलाइज प्राप्ति या कैपिटलाइज रिसिप्ट, मतलब पूंजीगत प्राप्ति। कैपिटलाइज रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्ति, यानी वैसी प्राप्ति जो वर्ष में एक बार हो सकती हैं या कभी कभी होती हैं। हर वर्ष में इसका होना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन जो प्राप्ति वर्ष पर लगातार होता रहो या हर वर्ष एक से ज्यादा बार प्राप्त होता है उसे आयगत प्राप्ति कहते हैं। जो वर्ष में एक बार या 2 बार ही मिलता है उसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। जैसे पूंजीगत प्राप्ति में लाइफ मेंबर फी है, लेगेसी से एंडोमेंट फंड है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन या स्पेशल डोनेशन या किसी पर्पस के लिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर मैच है, इस सब चीज के लिए किसी पर्पस या किसी खास ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी चीज रिसिप्ट हो रहा होता है, उस खास ऑब्जेक्ट को, सब्सक्रिप्शन को या स्पेसिफाइड पर्पस डोनेशन को हम लोग यहाँ पर अलग से लिखते हैं। ये आपका इनकम पार्ट्स में नहीं होता कि मैच फंड हो, स्पोर्ट्स फंड हो, टूर्नामेंट फंड हो, यानी कोई तरह का फंड मिल रहा होता है, वो फंड आपका क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लेकिन इसको कैपिटलाइज रिसिप्ट में, यहाँ रिसिप्ट में आपको यहाँ पर शो आउट कर देना है, क्योंकि आपको मिल रहा होता है ना, कोई फंड के लिए आपको पैसा रिसिप्ट हो रहा है, वो सारा चीज रिसिप्ट आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। ये एक तरह का रिसिप्ट है जो आपको प्राप्त हुआ है। इसी प्राप्ति को, जितना भी तरह का प्राप्त आपको किया गया उस प्राप्ति को आपको इसमें लिखने का काम करना है। इसमें एक आइटम जो है डोनेशन जो है ये दोनों प्रकार का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में भी जा सकता है, कैपिटलाइज रिसिप्ट में भी जा सकता है। इसलिए इसको आपको बीच में लिखकर अच्छा समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि डोनेशन में ध्यान रखिएगा, डोनेशन का आइटम दोनों में होता है। नॉर्मली आप इसको समझने के लिए ये यूज कर सकते हैं कि यहाँ जो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, इस साल का जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा होता है उस सब्सक्रिप्शन से हाफ अमाउंट से ज्यादा मिला है तो उसको हम लोग मानेंगे कैपिटलाइज रिसिप्ट, यानी कि मेरा कैपिटलाइज रिसिप्ट हो गया, लायबिलिटी के पार्ट्स में होगा। लेकिन हाफ अमाउंट से कम मिल रहा है तो ये मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट से यानी इनकम पार्ट्स में हो जाएगा। हाफ अमाउंट से कम मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये डोनेशन में एक केस होता है। बाकी ये ऊपर का आइटम जितना भी यहाँ पे दिख रहा है ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। नीचे का जो आइटम दिख रहा है इसको कहते हैं कैपिटलाइज रिसिप्ट, इसको कहते हैं आयगत प्राप्ति और इसको कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति। इसको क्या कहते हैं, आयगत प्राप्ति और इसको कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति। नाम आप लोग देख लीजिए, बाकी इसको बुक में भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा इस प्राप्ति साइड को छोड़ा जाए तो इस साइड नेम से ही दिख रहा है ये पेमेंट साइड, यानी जितना भी भुगतान आपको करना होता है उस भुगतान को ही इसमें लिखने का काम किया जाता है। भुगतान के अलावा और कुछ भी इसमें लिखने का काम नहीं होता। अब भुगतान में हम लोग क्या क्या भुगतान करते हैं उस चीज को इसमें हम लोग पढ़ने का काम करते हैं कि भुगतान आखिर क्या क्या
देखिए भुगतान साइड में क्या क्या भुगतान किया जाता है, उस भुगतान को हम लोग पढ़ने का काम आप कर लेते हैं कि पेमेंट में या भुगतान में क्या क्या भुगतान आपका होता है। जैसे भुगतान में देख लीजिए, पेमेंट में पहले दिया गया जो भी संस्था है क्लब का जो एक्सपेंसेज आपका नॉर्मली एक्सपेंसेज होता है उससे जो लिखा गया, जिसमें सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, किसी को आप उस तरह का पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन वमीशन है, न्यूज़पेपर परचेज किए हैं, इंश्योरेंस दिए हैं, रेंट दिए हैं, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज है, और निर्णय हो गया, यानी कि आप क्लब में संस्था में कोई तरह का फंक्शन कराएं, उसके लिए कोई चीफ गेस्ट को आप बुलाएं, उस चीफ गेस्ट को कोई तरह का पेमेंट किए उसको अनरेनियम के नेम से जाना जाता है। फिर ये जो भी है ये आपका एक्सपेंसेज हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज हो गया, न्यूज़पेपर अगर सिर्फ देता है, सिर्फ न्यूज़पेपर ध्यान देगा, अगर सिर्फ न्यूज़पेपर देता है तो आपके लिए एक्सपेंसेज है, लेकिन सेल ऑफ न्यूज़पेपर देगा तो आपके लिए रिसिप्ट होगा। यहाँ देखिए सेल करेंगे तो हमको पैसा आएगा ना, तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो उसको यहाँ लिखा गया सेल ऑफ न्यूज़पेपर। लेकिन हम न्यूज़पेपर सिर्फ दिया यानी खरीदे हैं, तो खरीदे हैं तो उसको कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। अगर परचेज ऑफ बुक देगा, जैसे देखिए यहाँ परचेज ऑफ बुक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पेमेंट। क्या हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, और सामान बेचते हैं तो पैसा आता है, तो सामान बेचे तो उसका पैसा आया, यहाँ लिखे, सामान खरीदे तो पैसा दिए यानी पेमेंट किए, उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे परचेज ऑफ बुक्स है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, बिल्डिंग, लैंड, बिलियर्ड टेबल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, यानी इन सभी को आप खरीदे हैं यानी इन्वेस्ट किए हैं, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे यानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट किसी से लिए तो पैसा तो दिए होंगे ना, बिलियर्ड टेबल लिए होंगे, बिल्डिंग लिए, लैंड लिए, कहीं तो पैसा दिए होंगे ना, यानी पेमेंट किए होंगे, इसलिए इसको पेमेंट साइड में लिख दिया गया है। इसमें भी जैसे इसमें बांटे थे रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट, और सही इधर भी होता है। ये यहाँ से यहाँ तक का आइटम, यानी ये जो आपको ये आइटम दिख रहा है बुक्स के पहले तक का दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग है रेवेन्यू पेमेंट। इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू पेमेंट, यानी यहां से लेकर यहां तक आइटम जो दिख रहा होता है ये आपको क्या हो गया, रेवेन्यू पेमेंट। यानी वैसा पेमेंट जो वर्ष में आप बार बार खर्च कर रहे हैं उसको कहते हैं रेवेन्यू पेमेंट। जो वर्ष में बार बार खर्च कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू पेमेंट। या संस्था या क्लब के लिए जो एक्सपेंसेज होता है, संस्था या क्लब के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है, वो रेवेन्यू पेमेंट कहलाता है। और संस्था क्लब के लिए जो संपत्ति या एसेट्स होता है, संस्था या क्लब के लिए जो संपत्ति या एसेट्स होता है उसको कहते हैं रेवेन्यू। आपको यहाँ पे दिखा गया रेवेन्यू पेमेंट। जो संस्था क्लब के लिए रिसिप्ट होता है उसको कहा जाता है कैपिटलाइज पेमेंट। जो संस्था या क्लब के लिए संपत्ति या एसेट्स होता है उसको कहते हैं कैपिटलाइज पेमेंट। ये आपको यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ का आइटम दिख रहा है कैपिटलाइज पेमेंट है। बाकी कैश बैंक भी कैपिटलाइज पेमेंट में आता है, लेकिन ये बार बैलेंसेस होता है। क्या होता है, बैलेंसेस। जैसे हम लोग स्टार्ट कर दिए कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से, यानी इन दोनों से हम लोग को स्टार्ट कर दिया गया है, ये दोनों आइटम से आपका स्टार्ट किया गया है बिजनेस अगर कैश इन हैंड कैश एट बैंक से, या जब भी बिजनेस स्टार्ट किए सिर्फ इससे भी स्टार्ट किए, फर्म के अंत में आपको कैश इन हैंड बचना ही बचना होगा। अगर नहीं बचेगा तो दोनों साइड बराबर होगा, माइनस इसमें डिफिसिट इस साइड नहीं आता है, इसमें अधिकतर बैलेंस इस साइड ही शो आउट किया जाता है। तो आपको बैलेंस यहीं पर दिखाना होगा, इस साइड बैलेंस कुछ भी दिखेगा नहीं। तो इस चीज को दिखाने के लिए हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस शीट। ऊपर से एक दो लाइन छोड़ कर लिखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक लाइन आप लोग को छोड़ देना होगा, उसका छोड़ने के बाद यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। सीडी लिखकर लिखेंगे कैश इन हैंड। जो आपको इस साइड पूरा को जोड़ेंगे, जोड़कर इसको यहाँ टोटल यहाँ लिखा गया है, उसी टोटल को यहाँ लिखेंगे। इन दोनों टोटल को सामने सामने आपको लिखना है, इन दोनों टोटल क्या लिखना है, सामने लिखना है। फिर इस टोटल को जोड़कर उसी टोटल को यहाँ लिखना है। फिर इस पूरे को जोड़कर, यानी इस टोटल को जोड़कर इस टोटल से घटा देंगे, इस टोटल को जोड़कर इस टोटल से घटा देंगे, घटाकर जो आएगा उसको लिख देंगे यहाँ पर कैश इन हैंड के नाम से। लेकिन कभी कभी कैश इन हैंड का बैलेंस भी दिया रहता है, यहाँ पे कैश एट बैंक कैश इन हैंड दोनों दिया हुआ है, और सिर्फ आपको कैश इन हैंड का बैलेंस दिया है, कैश एट बैंक का बैलेंस नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, कैश इन हैंड को अंदर लिखेंगे, फिर इस पूरे टोटल को और इस टोटल को दोनों को जोड़ेंगे। मतलब इस टोटल को जोड़िए, जोड़ पे डायरेक्ट इससे घटा रहे थे ना, वैसे घटाना नहीं है, इस पूरे को भी जोड़ लो, इससे घटाओ नहीं, पहले उससे पहले कैश इन हैंड इसको इसमें जोड़ो। यानी मान लो इस पूरे को जोड़ कर आया मेरा 60,000, ये था 10, इसको दोनों जोड़ देंगे तो आ गया 70,000 से नीचे वाले को 1 लाख को घटा देंगे, मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 30,000, यहाँ पे घटा देंगे कितना आ जाएगा ये 30,000। तो ऐसा ही करना है, अगर कैश इन हैंड दिया हुआ है तो कैश इन हैंड को अंदर लिखना है, फिर इस पूरे को जोड़कर इसको भी जोड़ना है, उसी में जोड़कर घटाएंगे, तब मेरा ये कैश एट बैंक निकलेगा। कैश एट बैंक सबसे लास्ट में निकालना है, कैश इन हैंड के बाद। कैश इन हैंड के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड को क्या निकालेंगे, कैश एट बैंक, जो हमेशा इस पूरे टोटल को जोड़कर कैश इन हैंड से घटाएंगे, घटाकर जो आएगा वो मेरा कैश एट बैंक कहलाएगा। लेकिन इस टोटल से ही मेरा मतलब जो भी अकाउंट कंप्लीट होता है। कभी कभी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिया हुआ रहता है, तो इस पूरे को इधर लिख दीजिए, इस पूरे को इधर लिख दीजिए, ये दोनों आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। आपको कोई भी इसमें एडलेस या कोई तरह का भी
सब्ट्रैक्शन या कोई तरह का अमाउंट सरप्लस निकालने का कोशिश नहीं करना है। इस साइड भी टोटल उतना ही आएगा जितना टोटल इस साइड आएगा, तो ये आपका मैथ सही है। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल कम हो गया, जितना कम हो रहा है उस कम को कैश इन हैंड के नाम से लिख देंगे या कैश एट बैंक के नाम से लिख देंगे। अगर कैश इन हैंड पहले से दिया हुआ है तब कैश एट बैंक, कैश एट बैंक नहीं है, सिर्फ कैश इन हैंड नहीं है तो सिर्फ कैश इन हैंड के नाम से ही लिख दीजिएगा। आप यहाँ तक तो समझ गए हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में